गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हंसराज परिहार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की जो क्रिया है वो किस तरह से नियंत्रित रहती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको नियंत्रित करते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी मेल गेमेट की संरचना। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक तो हमारा रहेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की क्रिया को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो जैसा कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, हमें अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि युग्मक बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है, गेमेटोजेनेसिस कहलाती है। और गेमेटोजेनेसिस की क्रिया को हमने दो भागों में हमने उसे डिवाइड किया है। मेल एनिमल में मेल गेमेट यानी स्पर्म बनने की क्रिया है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। इसी प्रकार फीमेल एनिमल में यानी मादा में मादा युग्मक यानी अंडाणु ओवम बनने की क्रिया ओजेनेसिस कहलाती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, अभी हम जानेंगे इसके बारे में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा कि हमें पता है कि मेल गोनेड्स यानी टेस्टिस में जो पीजीसी सेल्स होती है, जो जर्म सेल्स होती है, उनसे एक प्रोसीजर के द्वारा मेल गेमेट बनता है। और इस स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, जिसमें एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और उसके बाद में स्पर्मियोजेनेसिस यानी पहले स्पर्मेटिड बनता है, जिसमें जो टेस्टिस के भीतर जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होती है वहां पर पाए जाने वाले जो जर्म सेल्स होती है उनमें पहले गुणन होता है, उसके बाद में ग्रोथ फेज आती है, उसके बाद में मैच्योरेशन फेज आती है, जिससे स्पर्मेटिड नामक सेल बनती है जो कि हैप्लोइड होती है। क्योंकि इस सेल में क्रोमोसोम तो आधे हो जाते हैं, हैप्लोइड होती है, लेकिन यह मेल गेमेट की तरह ये बिहेव नहीं करती है। और इस स्पर्मेटिड का स्पर्म में रूपांतरण स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस के अंत में जो मेल गेमेट स्पर्म जो बनता है वो एक पूंछ युक्त या कहीं फ्लैजेला युक्त सेल होती है, जो कि हैप्लोइड होती है, जो कि गतिशील होती है। इस तरह की कोशिका बनती है जिसे हम मेल गेमेट या स्पर्म कहेंगे। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट होने में 64 डेज लगते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। इस स्पर्मेटोजेनेसिस को, जिसमें कि मैंने भी आपको बताया कि ये जर्म सेल से प्रारंभ होती है, फिर गुणन अवस्था आती है, फिर वृद्धि अवस्था आती है, फिर परिपक्वन अवस्था आती है, फिर स्पर्मियोजेनेसिस की अवस्था आती है। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि एक यानी इस पूरे प्रोसेस को मुख्यतः दो जो कंडीशन है वो प्रभावित कर सकती है। एक तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो प्रभावित करेंगे, यानी जो वातावरणीय कारक होते हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स, वो भी इस प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनमें जैसे टेम्परेचर है, या सीजनल वेरिएशन है, या कुछ डिजीज हो गया, इसी तरह कुछ हार्मोन्स हो गए, ये जो फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं। अब यदि हम जो वातावरणीय कारकों की बात करें तो उसमें से टेम्परेचर है, लाइट है, या जो सीजन्स हैं, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसे ये प्रभावित करते हैं। टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लगभग 32 से नीचे का लगभग टेम्परेचर चाहिए, यानी जो बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा उससे कुछ कम टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल होता है। इसके अलावा यदि जो सीजन्स होती है वो भी इसे इस प्रोसेस को प्रभावित करती है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि स्पर्म काउंट मोर इन विंटर देन इन समर, यानी जो विंटर सीजन है वो इसके लिए सूटेबल है। इसी प्रकार कई बार कुछ डिजीज होती हैं वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि डीजेनरेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी जो शुक्रजनन नलिकाएं होती है, यदि उनमें किसी प्रकार का डिजीज हो जाता है, यदि वो अबनॉर्मल हो जाती है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस वहीं होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के
अबनॉर्मल होने की वजह से, असामान्य होने की वजह से, रोगग्रस्त होने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस है वो रुक सकता है, प्रभावित हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जो टेम्परेचर होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को अत्यधिक प्रभावित करता है। इसी प्रकार टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, वो वृषण कोष में हमारे शरीर से बाहर स्थित होते हैं, जहाँ की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे जो वृषण कोष का टेम्परेचर है वो कुछ लो होता है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार के फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, जैसे डीएनए डैमेज, जैसे यदि कोई इस प्रकार की यदि कोई अबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, उस स्टेज में भी स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्रभावित हो सकता है। यहाँ भी एक बार फिर से टेम्परेचर के बारे में ही बताया गया है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यदि रोगग्रस्त हो जाती है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस में मुख्यतः दो कारक होते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। यानी कि एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, जिसमें टेम्परेचर है या सीजन्स है या लाइट है, ये प्रभावित करते हैं। दूसरा हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करते हैं? हार्मोन से मुख्यतः जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि गोनेडोट्रोपिन्स हैं। ये हार्मोन्स हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस को ये प्रभावित करते हैं। जैसा कि यहाँ आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स, जैसा कि टेस्टोस्टेरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजेंस और ग्रोथ हार्मोन, ये इतने हार्मोन हैं जो कि मेल गैमेट यानी शुक्राणु बनने की क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकलने वाला जो बायोकेमिकल है, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, वो ऐसी ग्रंथियां जिनके स्राव को ले जाने के लिए किसी प्रकार की डक्ट या वाहिनी नहीं पाई जाती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। और उन्हीं ग्लैंड्स में से एक जो हमारी मस्तिष्क में स्थित ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। उनमें से कुछ हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारे शरीर में ग्रोथ को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो इस ग्रोथ हार्मोन के अंडर में होती है। यानी जो ग्रोथ हार्मोन है वो टिश्यू की, सेल की वो ग्रोथ करता है, सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है। इसी कारण शरीर के सभी अंगों का डेवलपमेंट होता है या कहीं ग्रोथ होती है। ग्रोथ हार्मोन भी इसे कंट्रोल करता है। कुछ मेटाबॉलिक फंक्शन को भी ये कंट्रोल करता है, जैसा कि यहाँ बताया कि कंट्रोल मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस की जो कुछ मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है, उपापचयी क्रियाएं हैं, उनको ग्रोथ हार्मोन है वो उनको प्रभावित करता है। इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन है, जिसे हम जीएच भी कहते हैं, यह स्पर्मेटोगोनिया के जो डिवीजन है, यानी उसके अर्ली डिवीजन को ये हार्मोन है वो प्रमोट करता है। इस तरह से ग्रोथ हार्मोन है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करता है, यानी सेल डिवीजन को प्रमोट कर सकता है और टेस्टिस के भीतर होने वाले जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उन्हें भी ये प्रमोट कर सकता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स निकलते हैं, यानी ऐसे हार्मोन जो गोनेड्स को प्रेरित करते हैं, गोनेड्स को कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। तो उसमें मुख्य दो हार्मोन होते हैं। एक हार्मोन तो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग या एलएच हार्मोन। ये हार्मोन जो टेस्टिस के भीतर पाए जाने वाले जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, या यूं कहें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जिन्हें हम लेडिंग सेल्स या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। तो पिट्यूटरी से निकलने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन अंतराली कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित करता है। इस तरह से ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनडायरेक्ट रूप से स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। यानी पिट्यूटरी से निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि अंतराली कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि अंतराली कोशिकाएं, लेडिंग सेल्स हैं, वो टेस्टोस्टेरोन निकालती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नियंत्रण में होती है। यानी इस ये हार्मोन है वो जर्म सेल्स का डिवीजन है, ग्रोथ है, या यूं कहें स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट करने का कार्य टेस्टोस्टेरोन ही करता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या जिसे हम एफएसएच हार्मोन भी इसे हम कहते हैं।
एफएसएच हार्मोन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रारंभ करता है, ये प्रारंभ करने का काम करता है। इसके अलावा ये हार्मोन यानी जो एफएसएच हार्मोन है वो सर्टोली सेल्स को भी ये प्रभावित करता है, उन्हें भी स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह से जो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स है उसमें एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन, ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से पिट्यूटरी से निकलने वाला जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करता है। और इसके अलावा जो टेस्टिस से स्वयं से यानी अंतरालिक कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कई हार्मोन है और इस तरह से हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा भी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंट्रोल होता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि जो हाइपोथैलेमस है उससे जीएनआरएच रिलीज होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। और इस हार्मोन का फंक्शन होता है पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिससे कि पिट्यूटरी से एफएसएच निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है जो कि सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है और इसके एफएसएच के कारण ही स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रारंभ होता है और यह सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स को डेवलप भी करता है। इसी प्रकार पिट्यूटरी से दूसरा हार्मोन निकलता है, उसे हम एलएच हार्मोन कहते हैं, उसे हम एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और यह एलएच हार्मोन जो है वो टेस्टिस में जो अंतरालिक कोशिकाएं हैं उन्हें यह स्टिमुलेट करता है, जिससे कि अंतरालिक कोशिकाएं जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एंड्रोजन को स्रावित करती है और इस टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो कंप्लीट या संपन्न होती है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जैसा कि हमने अभी देखा स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस के द्वारा अंत में मेल गेमेट बनता है जिसे हम स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं और शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्म में मुख्य चार भाग होते हैं, हेड होता है, एक नेक होती है, मिडल पीस और टेल। इस तरह से चार ये मुख्य भाग स्पर्म में पाए जाते हैं। जैसा कि चित्र में आप देखिए, यानी ये मेल गेमेट का चित्र है, इसमें जस्ट अगर भाग पर यहाँ हेड पाया जाता है और हेड वाले भाग में दो संरचनाएं मुख्य होती है, एक तो एक्रोसोम होता है और न्यूक्लियस होता है। इसके पीछे का भाग है उसे हम नेक कहते हैं जिसमें सेंट्रियोल होता है और नेक के पीछे ये जो भाग है ये मिडल पीस कहलाता है, मध्य भाग कहलाता है। और इसके आगे का ये जो भाग है ये इसको हम फ्लैजेलम कोशाभिका या इसे हम टेल या पूंछ भी से हम कह सकते हैं। एक बार इस चित्र में देखिए आप, ये स्पर्म का अग्र भाग हेड कहलाता है, शीर्ष वाला भाग है और इस भाग में जैसा कि मैंने अभी बताया दो मुख्य चीजें होती है, एक तो एक्रोसोम होता है और एक केंद्रक होता है। जस्ट अग्र भाग पर यानी स्पर्म के अग्र भाग पर एक जो टोपीनुमा संरचना है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि गोल्जी बॉडी से बनती है, स्पर्मियोजेनेसिस के समय बनती है और उस समय गोल्जी बॉडी से एक संरचना डेवलप होती है जो कि आगे केंद्र के आगे आगे टिप पर यहाँ सेट हो जाती है, इसे हम एक्रोसोम कहेंगे। और इसके अंदर अनेक लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं और एक्रोसोम के द्वारा जो मेल गेमेट होता है जो गतिशील होता है ये फीमेल गेमेट यानी अंडाणु ओम तक पहुंचता है और ओम के चारों तरफ पाए जाने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उन मेम्ब्रेन को भेदने का काम ये एक्रोसोम करता है। एक्रोसोम के अंदर अनेक एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम फर्टिलाइजेशन के समय स्रावित होते हैं जो कि इसके संपर्क में आने वाले जो ओम के चारों तरफ झिल्लियां होती है उनको ये पेनिट्रेट करता है, भेदता है। इस तरह से हेड वाले भाग में एक तो एक्रोसोम होता है, दूसरा भाग होता है हेड में केंद्रक। ये देखिए न्यूक्लियस है और केंद्रक में सिर्फ क्रोमोसोम यानी डीएनए और प्रोटीन ही होता है, इसके अलावा अन्य सभी पदार्थ जब स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्म का जब निर्माण हो रहा होता है उस समय केंद्रक से जैसे कि पानी है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, आरएनए है या अन्य जो अनावश्यक पदार्थ है वो केंद्रक से बाहर निकाल दिए जाते हैं और न्यूक्लियस में सिर्फ डीएनए रहता है और केंद्रक का आकार भी कुछ लंबवत या लंबा हो जाता है। इस प्रकार एक्रोसोम और शीर्ष इन दोनों भागों से मिलकर शुक्राणु का हेड बनता है और हेड के पीछे यहाँ एक छोटा सा संकरा सा भाग होता है जिसमें केंद्र के पीछे गड्ढे में या सेंट्रियोल आके यहाँ सेट हो जाता है। उसको सबसे पहले जो सेट होता है उसे हम प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहेंगे और उसके पीछे दूसरा सेंट्रियोल आगे सेट होता है जिसे हम डिस्टल सेंट्रियोल कहेंगे और डिस्टल सेंट्रियोल से टेल
या एक्सियल फिलामेंट निकलता है। और इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस भाग को हम कहेंगे मिडल पार्ट। और इसके बाद में डिस्टल सेंट्रियोल से जो एक्सियल फिलामेंट निकलता है वो आगे इसके सेल से बाहर निकल जाता है और इस तरह से इसकी पूंछ का निर्माण करता है। एक बार इस चित्र में फिर से आप देखिए, हेड वाले भाग में जब ये मैंने आपको बताया, अगर भाग पर यहाँ एक्रोसोम है, फिर न्यूक्लियस है। एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम होते हैं और न्यूक्लियस में अनुनासिक पदार्थ भरा रहता है। और केंद्र के पीछे जो नेक वाला पोर्शन है उसमें प्रोक्सिमल सेंट्रियोल दिखाया गया है। देखो यहाँ पे ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, यहाँ ये डिस्टल सेंट्रियोल है और डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकलता है। ये देखिए आप, ये एक्सियल फिलामेंट जो है आगे चलकर ये टेल या पूंछ का निर्माण करता है। ये जो मिडल पोर्शन है, ये जो मिडल भाग है, मिडल पीस है स्पर्म का, इस भाग में डिस्टल सेंट्रियोल से निकले हुए एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रियन जो है सर्पिल रूप से या कहें सर्पिलाकार रूप से इसके चारों तरफ कुंडलित रूप से इसके चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं। और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का बना हुआ यह आवरण नेबर्न कण का आवरण कहलाता है, नेबर्न कण का शीत कहलाता है। और पीछे का ये भाग है वो टेल, आगे टेल का निर्माण हो जाता है। और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, वो इसके परिधीय भाग पर एकत्रित हो जाता है, उसे हम मेन सेट कहते हैं। इस तरह से स्पर्म की स्ट्रक्चर में मुख्यतः यानी जो मेल गेमेट होता है यह पूंछयुक्त होता है, गतिशील होता है और इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है, नाम मात्र का होता है। और इस तरह से इसकी संरचना जिसमें हेड है, नेक है, मिडल पीस है और टेल है। इस तरह से स्पर्म की संरचना। और इससे पहले जैसे कि हमने पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन कौन से फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को एक कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, लाइट है या सीजन्स हैं। और इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस को जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो भी प्रभावित करते हैं, जैसे कि एलएच है, एफएसएच है। इसके अलावा टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करता है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स के बारे में जाना, कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में हमने जाना। और इसके साथ साथ स्पर्म के जो विभिन्न भाग हैं या कहें स्पर्म की संरचना कैसी होती है इसके बारे में आज हमने पढ़ा। थैंक यू।